राजनंदिनी उसको दुनिया का 8वां अजूबा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो है तो बहुत खूबसूरत, चुलबुली सी प्यारी सी लड़की, पर शायद भगवान ने जब उसको बनाया तो खूबसूरती तो खूब दी, पर अकल और समझदारी देना भूल गए। इस बात का उसने भी भरपूर फायदा उठाया, और जो चीज समझ नहीं आती उसको समझने की जरूरत ही क्या है, इस फंडे को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। पर जब विराट सिंह ठाकुर उस ना समझ नाजुक सी राजनंदिनी से मिला, तो वो दुनिया के इस 8वें अजूबे को देखता ही रह गया। मतलब भाई साहब क्या लड़की बनाई है भगवान ने, ऊपर का माला खाली ही रख दिया। वो तो बस उसकी बातें सुनकर ही हैरान था, पर पता नहीं क्यों उसे राजनंदिनी से एक जुड़ाव सा महसूस हुआ, और वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाया। ना जाने उन दोनों के बीच कौन सा बंधन था कि वो उसकी ओर खींचता ही चला गया। और जब राजनंदिनी की सच्चाई उसके सामने आई तो उसके होश उड़ गए। विराट सिंह ठाकुर एक 25 साल का राज परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक खूबसूरत नौजवान, लंबा कद, मजबूत डील डोल, दमदार पर्सनैलिटी का मालिक। उसकी जिंदगी में सब कुछ है, दुनिया का हर ऐशो आराम, दुनिया भर की दौलत, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। पर जब वो 7 साल का था तो उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई कि वो बचपन से अब तक उस घटना से उभर नहीं पाया, और उस घटना का कसूरवार खुद को मानकर अपने आप को उदासी और मायूसी की चादर से ढक लिया। दरअसल विराट सिंह ठाकुर का विवाह जब वो 2 महीने के थे तभी विराट के बाबा सके दोस्त की बेटी राजनंदिनी, जो कि विराट से 1 महीने छोटी थी, उससे कर दिया गया था, क्योंकि राजनंदिनी की कुंडली में मृत्यु योग था। पर फिर भी राजनंदिनी को मृत्यु योग से बचा नहीं पाया, और 7 साल की उम्र में राजनंदिनी महल की छत से गिर गई। जिस समय वो छत से गिरी उस समय विराट भी वहीं था। उसने राजनंदिनी को पकड़ने की कोशिश भी की, पर उसके नन्हे हाथ उसे पकड़ नहीं पाए, और वो सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। इस घटना ने 7 साल के नन्हे विराट को तोड़कर रख दिया। राजनंदिनी की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगा। सबने बहुत समझाया। इस घटना को बीते 18 साल हो गए, पर वो आज तक ना तो वो घटना भूल पाया और ना ही उस गम से बाहर निकल पाया। आज भी वो राजनंदिनी के ख्यालों में ही जीता है और उसी को ही अपना सब कुछ मानता है। विराट की जिंदगी में राजनंदिनी के अलावा कोई और लड़की कभी नहीं आई, या फिर उसने किसी को आने ही नहीं दिया। वो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, यहाँ तक कि उसके घर और ऑफिस में एक भी लड़की काम नहीं करती। उसके महल और ऑफिस में सब जगह बस लड़के ही काम के लिए रखे जाते हैं। इन 18 सालों में विराट एक अलग तरह का इंसान बन गया है। हंसना तो जैसे उसे आता ही नहीं है, वो एकदम सीरियस रहता है, और सामने वाले की एक गलती ही काफी होती है उसे गुस्सा दिलाने के लिए। एक बार अगर उसे गुस्सा आ जाए तो फिर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने वाले का हश्र देखने लायक होता है। विराट के दुश्मन भी बहुत हैं, और इस समय उसका दुश्मन खुद उसके सगे चाचा का बेटा राजवीर बना बैठा है। क्योंकि विराट ने उसे गलत काम करने से रोक दिया, तब से वो विराट को अपना दुश्मन मानने लगा, और वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले और वो विराट से अपना बदला ले सके। पर विराट हमेशा चौकन्ना रहता है और राजवीर के किए गए सभी वारों को नाकाम कर देता है। जयपुर में अपने बड़े से महल के बड़े से शानदार कमरे के शानदार बेड पर सोते हुए से अचानक विराट चीखते हुए उठ गया। राजनंदिनी! उसकी आवाज सुनकर एक 46 साल के लगभग की महिला भागकर रूम में आई और विराट को सीने से लगाकर शांत कराने लगी। विराट उस महिला से कसकर चिपक गया। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसके गले से आगे के शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखें बस बड़ी हो रही थी, जिनमें आंसू थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। विराट को डर से कांपता देखकर वो महिला, जिनका नाम अर्पिता है, वो और कोई नहीं विराट की माँ है, वो विराट को शांत कराते हुए बोली, विराट बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम उस हादसे को भूल क्यों नहीं जाते?
कब तक तुम अपनी जिंदगी उसी गम और डर में बिताते रहोगे? विराट ने अपने आप को नॉर्मल किया और अर्पिता जी से दूर होकर इधर उधर देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चीजें घूम रही थी। उसकी नजरें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। अर्पिता जी ने एक गहरी सांस ली और विराट का चेहरा पकड़कर अपने सामने करते हुए बोली, बेटा, कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस कमरे में मत सोया करो। जब जब तुम इस कमरे में सोते हो ऐसे ही डर जाते हो। भूल जाओ जो हुआ, अपनी नई लाइफ शुरू करो। कितने साल बीत गए उस हादसे को, पर तुम कभी उससे बाहर नहीं आ पाए। अब तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। तुम्हारे बाबा साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है और तुम भी। विराट नॉर्मल होते हुए बोला, माँ, क्या हुआ बाबा साहब को? अर्पिता जी बोली, तुम सब जानते हो बेटा, वही जो तुम्हें हुआ है वो भी तो तुम्हारी ही तरह राजनंदिनी के जाने के गम से बाहर नहीं निकल पाए। पहले तो कुछ हालात में सुधार भी था, पर अब तो ऐसा लगता है उन्होंने ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी है। विराट बोला, माँ, हम बाबा साहब को दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। अर्पिता जी ने मायूस होकर कहा, अभी तक कितने डॉक्टर बदल चुके हैं, अब डॉक्टर नहीं तुम्हें बदलने की जरूरत है। विराट ना समझे से अर्पिता जी को देखने लगा। अर्पिता जी ने विराट के हाथ को पकड़कर कहा, बेटा, अब तुम 25 साल के हो गए हो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। कब तक तुम ऐसे अकेले जीते रहोगे? विराट अपना हाथ अर्पिता जी के हाथों के बीच से निकालते हुए बोला, माँ, मैंने आपको पहले ही बोला है मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अर्पिता जी ने पूछा, पर क्यों? विराट उदासी भरे स्वर में बोला, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और हम ठाकुर दूसरी शादी नहीं करते। अर्पिता जी विराट को समझाते हुए बोले, बेटा, जब आपको अपनी शादी के बारे में पता चला तब आपको शादी का मतलब तक नहीं पता था। और उसके बाद अर्पिता जी बोलते हुए चुप हो गई। विराट ने भी दर्द से अपनी आंखें भींच ली और बोला, माँ, प्लीज ये टॉपिक आज अभी यहीं पर हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। आप बहुत अच्छे से जानती हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अर्पिता जी आंखों में आंसू लिए बोली, तो तुम पूरी जिंदगी अकेले गुजारोगे? विराट बोला, आप और बाबा साहब हो ना। अर्पिता जी के आंसू छलक आए। हम दोनों कब तक रहेंगे? एक न एक दिन सबको जाना होता है, उसके बाद क्या तुम अकेले रहोगे? बेटा, अकेले जीवन काटना बहुत कठिन होता है। विराट रुआंसा होकर बोला, अकेले रहना ही मेरी सजा है। अर्पिता जी ने विराट को समझाने की कोशिश की, बेटा, जो हुआ वो बचपने में हुआ, उस गलती से हुई भूल की सजा तुम क्या जिंदगी भर काटते रहोगे? विराट बोला, मेरी वजह से किसी की जिंदगी ही नहीं रही, उसके आगे ये सजा बहुत छोटी है। अर्पिता जी बोली, बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने नहीं तो हमारे बारे में सोचो। मेरा पति, मेरा बेटा सब छीन गया। तुम दोनों पास हो मेरे, पर साथ नहीं। ये महल अब काटने को दौड़ता है। तुम शादी कर लोगे तो बहू बच्चे, ये महल फिर से चहक उठेगा। विराट थोड़ा गुस्से में बोला, आपको इस महल में कोई शोर करने वाला चाहिए ना? मैं ड्राइवर काका से बोल देता हूँ, वो अनाथ आश्रम से बच्चों को ले आया करेंगे। अर्पिता जी ने अपनी बात रखी, पर वो बच्चे हमेशा तो मेरे पास नहीं रहेंगे ना। विराट बोला, पैसों की कमी नहीं है, आप जितने बच्चे चाहे गोद ले सकती हैं। वैसे भी अनाथ आश्रम तो चल ही रहे हैं अपने, उनमें से ही आपको जितने बच्चे चाहिए कल ये लेकर आ जाते हैं। अर्पिता जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम बिजनेस करते करते हर एक चीज का मोल लगाने लगे हो। वो बच्चे हैं कोई सब्जियां नहीं जो मार्केट गए और अपने मन की सब्जी उठा लाए। अपना खून अपना ही होता है, मुझे अपना खून चाहिए। विराट अर्पिता जी को देखने लगा। अर्पिता जी फिर बोली, कभी सोचा है अपनी जो इतनी जायदाद है वो किसको दोगे? इसका वारिस कौन होगा? विराट बोला, ये जायदाद आपकी और बाबा साहब की है, मैं बस इसको संभाल रहा हूँ। ये आपको सोचना है ये किसको देनी है। अर्पिता जी गुस्से में बोली, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और इस खानदान के वारिस, ये सब तुम्हारा है और अब समय आ गया जब तुम इस खानदान को एक नया वारिस दो। यही होता आया है, यही होगा और तुम्हें ऐसा ही करना होगा।
तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो उससे शादी कर लो, वरना मुझे जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं थक चुकी हूँ तुम्हें संभालते संभालते। कितना समझाया तुम्हें। वो हादसा, वो यादें निकाल दो अपने जहन से, एक नई जिंदगी शुरू करो। पर तुम सुनने को तैयार नहीं हो। जब तक नई जिंदगी शुरू नहीं करोगे तो पुरानी यादें कैसे भूलोगे। समय, प्यार, अपनों का साथ हर घाव को भर देता है। नई जिंदगी शुरू करोगे तो तुम्हारा परिवार बनेगा। परिवार हर मर्ज की दवा है। विराट अपनी जिद पर अड़ा रहा। आप और बाबा साहो ना मेरा परिवार। अर्पिता जी बोली, मैं किसी लड़की के साथ अपना नया जीवन शुरू करने की बात कर रही हूँ। विराट दृढ़ होकर बोला, वो तो कभी नहीं हो पाएगा। अर्पिता जी गुस्से में बोली, मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दर्द भरी मुस्कान के साथ विराट बोला, एक बार आपने अपनी मर्जी की और अंजाम आपके सामने है। अब आप क्या चाहती हो। इस बार किसी और के साथ साथ मेरी अर्थी भी उठे। अर्पिता जी ने खींचकर विराट के तमाचा लगा दिया। विराट ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अर्पिता जी रोने लगी और विराट के गले लगकर बोली, सॉरी, पर तुम ऐसी बातें क्यों बोलते हो। तुम्हें ऐसे देख रही हूँ, इतना क्या कम है। मुझे अंदाजा होता ऐसी घटना घट जाएगी तो मैं मर जाती। विराट अर्पिता जी को हक करते हुए बोला, माँ ऐसे मत बोलो। अर्पिता जी बोली, बेटा जो हुआ वो बदल नहीं सकता, पर जो हो रहा है उसको बदला जा सकता है। आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। विराट कुछ नहीं बोला तो अर्पिता जी विराट से दूर हुई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा सब तुमसे डरते हैं, तुम्हारे नाम से कांपते हैं, पर किसी को नहीं पता तुम अंदर से इतना डरते हो। अभी तुम्हारी जो हालत थी उसे देखकर कोई कहेगा क्या, ये वही विराट सिंह ठाकुर है जिसके बस नाम से लोग डर से कांपने लगते हैं, जो स्टील इंडस्ट्री पर राज करता है। जैसे तुमने बाहर से अपने आप को मजबूत बना लिया है, वैसे अंदर से क्यों नहीं बना लेते। क्यों आज भी वही मंजर याद करके डर जाते हो। जो हो गया उसको अब भूल जाओ। विराट चुपचाप बैठा था। उसके लिए ये हमेशा का था। जब जब वो इस रूम में सोता था उसकी यादें उसके ऊपर हावी हो जाती थी और वो कमजोर पड़ जाता था। इन बातों का कोई अंत नहीं था। अर्पिता जी उसके दिल का हाल नहीं समझ सकती और वो अर्पिता जी का। इसलिए विराट बात को खत्म करने के लिए बोला, माँ सुबह होने वाली है, आप मुझे कॉफी दे दोगी। उसके बाद मैं जॉगिंग पर चला जाता हूँ। अर्पिता जी भी फिर कुछ नहीं बोली। वो जानती थी विराट ऐसे नहीं मानेगा। अब उनको ही कोई ठोस कदम उठाना होगा। कुछ समय बाद अर्पिता जी के हाथ की कॉफी पीकर विराट कानों में हेडफोन लगाए जॉगिंग के लिए अपने महल से बाहर निकल गया। वो जॉगिंग कर रहा था कि एक लड़की सामने से भागते हुए आई और विराट से टकरा कर नीचे गिर गई और चीख पड़ी। टक्कर से विराट अपने सेंस में आया और कान से हेडफोन हटाकर लड़की को देखने लगा। वो लड़की गुस्से में अपना बैग और कुछ पैसे और फोन जो उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गए थे उठाते हुए बड़बड़ा रही थी, सबके सब दुष्ट हैं। एक मेरे पैसे लेकर भाग गया, एक ने मेरा फोन तोड़ दिया। विराट ने उस लड़की की बातें सुनी तो नीचे झुका और उस लड़की की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर उस लड़की ने विराट के हाथ पर मारते हुए कहा, हाथ मत लगाना, चोर नहीं तो। इस शहर के सभी लोग चोर ही हैं। दाइमा सही कहती थी, शहर के लोग चट्टू चोर धोखेबाज होते हैं। विराट ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, मिस। पर वो इतना ही बोला था कि वो लड़की खड़ी हुई और तिल मिलाकर बोली, मिस नहीं, राजनंदिनी नाम है मेरा। और तुम चोर, मेरा फोन तोड़कर मेरा सामान लेकर भागने का प्लान कर रहे थे। वो मुझे गाड़ी वाला बनकर लूट कर चला गया और तुम मुझे एक जॉगिंग मैन बनकर लूटने आए हो। कहाँ है तुम लोगों की बाकी की टीम। राजनंदिनी गुस्से में बोल रही थी, लेकिन विराट राजनंदिनी का नाम सुनकर ही सुन पड़ गया था। वो फिर कुछ बोलने की दशा में नहीं रहा कि वो राजनंदिनी को कोई जवाब देता। सुबह का समय था, ठीक से सवेरा भी नहीं हुआ था। विराट को अपने सामने खड़ी लड़की का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसका नाम, उसकी वहां मौजूदगी ही बहुत थी विराट को बेचैन करने के लिए। विराट को शांत देखकर राजनंदिनी चिल्लाते हुए बोली, तुम चट्टू चोर, इतने सुबह लोगों को लूटने के लिए निकलते हो। एक वो मुझे गलत जगह छोड़कर चला गया और साथ में मुझसे सारे पैसे भी छीन कर ले गया। अब क्या इस चिल्लर से भीख मांगू।
और अब तुम मेरा सामान लूटने आए हो। मेरा फोन तक तोड़ दिया तुमने, ताकि मैं तुम लोगों की पुलिस में कंप्लेन ना कर सकूं। पर तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोग की कंप्लेन करूंगी। मेरी आंखें नागिन जैसी हैं। तुम्हारी फोटो तो मैं अपनी आंखों में ही खींच लूंगी। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। बोलते हुए राजनंदी विराट के पास आने लगी, ताकि ठीक से उसका चेहरा देख सके। पर उसके ऐसे करीब आने से विराट की बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। राजनंदी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। राजनंदी फिर कुछ बोलती उससे पहले विराट ने अपने हेडफोन लगाए और राजनंदी के साइड से निकल गया। राजनंदिनी की आंखें बड़ी हो गई और वो विराट के पीछे चिल्लाते हुए भागी। अरे चोर रुको। अच्छा पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगी। तुम्हारी फोटो भी आंखों से नहीं खींचूंगी, पर मुझे इस एड्रेस पर छोड़ दो। लेकिन विराट को हेडफोन लगाए होने की वजह से राजनंदिनी की आवाज सुनाई नहीं थी। ऊपर से विराट की स्पीड भी बहुत तेज थी, जिससे ज्यादा दूर तक राजनंदिनी उसके पीछे नहीं भाग पाई। कुछ ही देर में अंधेरे में विराट राजनंदी की आंखों से ओझल हो गया और राजनंदी वहीं अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और हाँफते हुए बोली, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? मैं कहाँ हूं ये तक मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ विराट बस रोड पर भागे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बचकर भाग रहा हो। भागते भागते वो कितनी दूर आ गया उसे कोई होश नहीं था। जब रोड पर उसने गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनी तब उसको कुछ होश आया। विराट वहीं खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कानों में म्यूजिक सुनने के बाद भी उसको एक अलग ही नाम सुनाई दे रहा था, राजनंदिनी। कुछ समय बाद विराट अपने घर वापस आया तो हॉल में ही उसको अर्पिता जी किसी लड़की के साथ बैठी दिखी। पर उस लड़की की पीठ विराट की तरफ थी तो वो उसका चेहरा नहीं देख सकता था। लेकिन तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी। वो लड़की अर्पिता जी से बोली, थैंक यू आंटी। उस लड़की की बोले कुछ शब्द ही उसकी आवाज पहचानने के लिए काफी थे कि वो लड़की राजनंदिनी है जिससे अभी वो भाग रहा था। विराट के दिल में फिर से धक सी हो गई। राजनंदिनी उसके घर तक कैसे पहुंची? वह शौक में अर्पिता जी के पास आया और राजनंदिनी को देखने लगा। मासूम सा चेहरा, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, पतले से होंठ, प्यारी प्यारी सी उंगलियां जिनको चलाते हुए वो अर्पिता जी से बात कर रही थी। एक पल को विराट राजनंदिनी को देखने में ही खो गया। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कभी राजनंदिनी को देखा है, पर वो याद करता उससे पहले अर्पिता जी का ध्यान विराट पर गया और वो उससे बोली, बेटा आज बहुत देर तक जॉगिंग की, फोन भी नहीं उठा रहे थे। अर्पिता जी की बात सुनकर राजनंदिनी भी विराट की तरफ सिर घुमाकर देखने लगी। विराट अपने सेंस में आया और उसने तुरंत अपनी नजरें राजनंदिनी से हटा ली। राजनंदिनी ने अपनी बड़ी सी आंखें छोटी कर ली। उसने कुछ समय पहले ठीक से विराट का चेहरा देखा नहीं था, पर राजनंदिनी को विराट उसके कपड़ों से और हेडफोन से कुछ पहचाना पहचाना लग रहा था। और राजनंदिनी घूर कर विराट को देखते हुए पहचानने की कोशिश कर रही थी और विराट उसकी नजरों की तपन अपने शरीर पर महसूस कर सकता था। इसलिए बिना कुछ बोले जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने को बढ़ा, वैसे ही राजनंदिनी विराट को पहचान गई और सोफे से छलांग लगाकर विराट के सामने आकर खड़ी हो गई। अर्पिता जी और विराट दोनों शॉक हो गए। विराट की तो सांसें कम पड़ने लगी राजनंदिनी को अपने इतने पास देखकर। राजनंदिनी ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और विराट को घूरते हुए बोली, तुम वो सुबह जॉगिंग वाले चोर हो ना? विराट असहजता से अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। राजनंदिनी को अपने सामने देखकर वो फिर से कुछ बोलने की दशा में नहीं था। अर्पिता जी राजनंदिनी के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा? राजनंदिनी अपनी प्यारी महीन सी आवाज में बोली, आंटी जी मैंने बोला था ना, एक दूसरा अच्छे कपड़ों वाला चोर मेरा फोन तोड़कर भाग गया, ये वही है। अर्पिता जी विराट की तरफ देखने लगी। विराट के बालों से पसीना निकलकर उसकी गर्दन तक जा रहा था। ये जॉगिंग करने की वजह से था या फिर किसी और वजह से? अर्पिता जी समझ नहीं पा रही थी।
लेकिन विराट को इतना शांत देखकर वो शॉक थी। विराट को राजनंदी उसके मुंह पर चोर बोल रही थी और विराट शांत था। है, ये कैसे हो सकता है? विराट अपने सामने जरा सी आवाज उठाने वाले की आवाज छीन लेता है। फिर वो ये नहीं देखता सामने लड़की है या लड़का। और आज राजनंदिनी उसको सीधा चोर बोल रही है और वो शांत है। जरूर बात कुछ और है। अर्पिता जी सोच रही थी कि राजनंदिनी विराट का चेहरा पकड़कर इधर उधर करके देखते हुए बोली, शक्ल से तो चोर नहीं लगते, पर किसी की शक्ल पर लिखा भी तो नहीं होता कि ये चोर है। पर आंटी, ये चोर आपके घर में क्या कर रहा है? ड्राइवर का बेटा है क्या? आपने इसको इतनी छूट दी फिर भी चोरी करता है। आंटी देख लेना, कहीं इस महल का सामान तो चुरा कर बाहर जाकर नहीं बेचता है। विराट ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। अर्पिता जी ने विराट को गुस्से में देखा तो अपनी आंखें बड़ी कर ली और जल्दी से राजनंदिनी का हाथ पकड़कर अपने पास कर लिया। विराट ने घूर कर राजनंदिनी को देखा और अपने रूम की तरफ चला गया। राजनंदिनी ने मुंह बना लिया और अर्पिता जी से बोली, आंटी जी देखिए कितना घमंड है बंदे में। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करके जा रहा है। मैं तो बोलती हूँ आप अभी इसको पुलिस के हवाले कर दो। अर्पिता जी राजनंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, वो मेरा बेटा है, इस घर का मालिक। राजनंदिनी की बड़ी बड़ी आंखें रायत जैसी फैल गई। उसको लग रहा था कि अभी जमीन फट जाए और वो उसके अंदर कहीं खोपचे में जाकर छुप जाए, जहां कोई उसको देख न पाए। राजनंदिनी घबराई हुई सी अर्पिता जी को देख रही थी। अर्पिता जी राजनंदिनी को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारे साथ शहर में आते ही इतना कुछ हो गया तो तुम्हारा किसी और को चोर समझना लाजमी है। तुम ऐसे डरो मत, मैं समझती हूँ। राजनंदिनी ने अपने मन में ही कहा, ये बस बोल रही है या सच में मुझे समझती है। राजनंदिनी बेटा जो भी हो भाग ले यहाँ से। राजनंदिनी ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया और बोली, ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ, हॉस्टल भी पहुँचना है, फिर कॉलेज में जाना है। अर्पिता जी सीरियस हो गई और बोली, तुम नहीं जा सकती। राजनंदिनी के फिर तोते उड़ गए। वो अपने मन में बोली, बेटा तेरी अंतर आत्मा हमेशा सही बोलती है। तूने इनके बेटे को चोर बोला, ऐसे ही थोड़े ना जाने देंगी तुझे। अर्पिता जी राजनंदिनी को डरा हुआ देखकर बोली, बेटा तुम डर क्यों रही हो? मेरे कहने का मतलब था तुम यहीं पर क्यों नहीं रह जाती? जैसे हॉस्टल में पैसे दोगी वैसे तुम यहाँ पर रह सकती हो। मुझे वैसे भी अपने महल की ही पीजी चाहिए था। राजनंदिनी थोड़ा शक भरे लहजे में बोली, पीजी? आप अपना महल किराए पर देने का सोच रही हैं? अर्पिता जी बोली, अरे तुम गलत मत समझो, मैं इस महल में अकेले रहती हूँ। मेरा बेटा भी काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता है, तो सोचा इतना बड़ा महल है, पीजी रख लूं, और कोई अच्छा पीजी मिल जाएगा तो ये महल भरा भरा लगने लगेगा। राजनंदिनी ने कुछ सोचा और बोली, आप सही हो, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस महल में कमरा किराए पर ले पाऊँ। मुझे तो अभी इस बात की चिंता है कि मैं किसी हॉस्टल में भी कमरा ले पाऊंगी कि नहीं। सारे पैसे तो वो गाड़ी वाला लेकर भाग गया। अर्पिता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम्हें अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है। राजनंदिनी मुंह बनाकर बोली, आंटी जी पर कभी तो देने पड़ेंगे ना, खैरात में थोड़ी ना दूंगी। मेरी खुद की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अच्छी हो पर इसका फायदा थोड़ी ना उठाऊंगी। अर्पिता जी हंसती और बोली, अरे तुम मुझे मंथ के अंत में किराया दे देना। राजनंदिनी मायूस होकर बोली, आंटी इतना बड़ा महल है, इसके एक कमरे का किराया मैं 6 महीने में ना जुटा पाऊंगी। मेरे लिए कोई सस्ता सा हॉस्टल ही ठीक है जो मेरे कॉलेज के पास हो, जहां मैं चलकर जा सकूं, जिससे आने जाने का किराया बच सके। इतना बड़ा महल देखने को मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अर्पिता जी बोली, बेटा एक बार यहाँ रहने की शर्तें तो सुन लो, उसके बाद तुम तय कर लो तुम्हें यहाँ रहना है या किसी हॉस्टल में। मैं तुम्हें उसके बाद रोकूंगी नहीं। राजनंदिनी बेचारगी से बोली, क्या फायदा आंटी, शर्तें शब्द सुनने में ही भारी लग रहा है, तो शर्तें कितनी भारी होंगी। मैं अपने इन छोटे छोटे कंधों पर इतनी भारी शर्तें नहीं उठा सकती। माना 18 की हो गई हूँ, पर कंधे अभी भी कमजोर है मेरे। अर्पिता जी हंसी और बोली, एक बार सुन लो फिर आराम से सोच लेना। राजनंदिनी एक हताश भरी सांस छोड़ते हुए बोली,
जी, बोल दीजिए, पर मैं मना कर दूं तो बुरा मत मानिएगा। अर्पिता जी ने सिर हिला दिया और बोली, इस महल में रहने की बस दो शर्त हैं। पहले, इस हवेली में तुम एक बार कॉलेज से वापस आई तो उसके बाद कहीं नहीं जा सकती। राजनंदी ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। ये कैसी शर्त है? पर वो अर्पिता जी से कुछ नहीं बोली। अर्पिता जी आगे बोली, और दूसरी शर्त, तुम्हारी कोई भी दोस्त इस महल में नहीं आ सकती। राजनंदिनी को अर्पिता जी की शर्तें कुछ पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले अर्पिता जी बोली, बाकी तुम इस महल के जिस कमरे में रहना चाहो रह सकती हो। इस हवेली का जो सामान इस्तेमाल करना चाहो कर सकती हो। तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। खाना भी तुम्हें हमारी तरफ से ही दिया जाएगा। तुम हमारे साथ ही खाना खा सकती हो। कॉलेज जाने के लिए भी तुम्हें गाड़ी और ड्राइवर दिया जाएगा, जो तुम्हें घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ेगा। अगर तुम्हें बीच में कॉलेज से कहीं जाना है तो आराम से ड्राइवर के साथ जा सकती हो, और इस हवेली में रहने का किराया भी बस तुम्हें 300 रुपये देने पड़ेंगे। राजनंदिनी की आंखें फिर फैल गई और वो अचंभे से चिल्लाते हुए बोली, क्या मात्र 300 रुपये और इतनी सारी सुविधाएं? अर्पिता जी बोली, हाँ, अब तुम आराम से सोच लो, तुम्हें इस हवेली में रहना है या बाहर। राजनंदिनी हैरानी से बोली, क्या आप सच बोल रही हैं या फिर मेरे मजे ले रही हैं? अर्पिता जी सीरियस टोन में बोली, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? राजनंदिनी ने मासूम सा मुंह बना लिया। अर्पिता जी लगी किसी रानी के जैसे रही थी। वो क्यों ही उसके साथ ऐसा बेकार सा मजाक करेंगी? राजनंदिनी ने कुछ सोचा और बोली, पर आंटी, एक बात समझ नहीं आई। आप मुझे इतने सस्ते में कमरा क्यों दे रही हैं, वो भी इतनी सारी सुविधा के साथ? अर्पिता जी सीरियस टोन में बोली, क्या इसका जवाब मुझे तुमको देने की जरूरत है? और राजनंदिनी ना समझी से अर्पिता जी को देखने लगी। उसको अर्पिता जी की बोलने का मतलब समझ नहीं आया था। दरअसल अर्पिता जी ने विराट की वजह से किसी भी लड़की को महल में लाने से मना किया था। राजनंदिनी पर विराट ने गुस्सा नहीं किया, पर किसी और को हवेली में देखकर कहीं वो भड़क ना जाए। अर्पिता जी राजनंदिनी की नजरें पढ़ते हुए बोली, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी लगती है? राजनंदिनी इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगी। बात तो सही थी, कमी क्या, यहाँ तो कमी का का तक नहीं था। अर्पिता जी उस अकेली को क्या उसकी जैसी 10 लड़कियों को घर में वो भी फ्री में रख सकती थी, पर इस दया की वजह उसको ठीक से कुछ समझ नहीं आई। राजनंदिनी इधर उधर देखते हुए सोच रही थी कि अर्पिता जी बोली, लेकिन अभी कोई मुझे बात करने वाला चाहिए, पर मैं ऐसे ही किसी को इस महल में जगह नहीं दे सकती। पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी बेबाकी मुझे पसंद आई। राजनंदिनी अर्पिता जी को देखने लगी। अर्पिता जी उसको बेबाक बोल रही थी, लेकिन उसके अनाथ आश्रम के लोग तो उसको मुंहफट बोलते हैं, जिसको समझ नहीं कहाँ क्या बोलना है। राजनंदिनी फिर अपने ख्यालों में खो गई थी कि अर्पिता जी बोली, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पीछे बनकर रहो। तो बताओ तुमने क्या सोचा है? राजनंदिनी बिना सोचे समझे तपाक से बोली, अरे आंटी, सोचना क्या है? आप इतना अच्छा प्रस्ताव रख रही हैं, मैं क्या कोई मूर्ख हूँ जो मना करूंगी? डील अभी पक्की कर लेते हैं। अर्पिता जी मुस्कुरा दी तो राजनंदिनी ने अपने दांतों के नीचे जीभ दबा ली। उसको समझ आया, उसने फिर अपने दिल की बात बोल दी, लेकिन उसका ऐसे अर्पिता जी के सामने बोलना क्या सही है? अर्पिता जी अच्छी महिला है, लेकिन इतने बड़े महल की मालकिन। पर अब तो बोल दिया, बोले शब्द वापस थोड़ी न लिए जा सकते हैं। जो होगा देखा जाएगा। राजनंदिनी बेचारा सा मुंह बनाकर सोच रही थी कि अर्पिता जी मुस्कुराकर बोली, तुम मुझसे कैसे भी बात कर सकती हो, तुम्हारी इसी खूबी की वजह से यहाँ रुकने को कहा। राजनंदिनी अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान ले आई। वो तो इसलिए यहाँ रुकने का सोच रही थी कि उसके पास न पैसे हैं न काम, कुछ काम जिससे वो पैसे कमा सके। ऊपर से उसने तो सुना था शहर के 1500 से नीचे कमरा नहीं मिलेगा। उसको तो यहाँ 300 रुपये में कमरा क्या, खाना पीना, बाहर जाने के लिए गाड़ी, सब मिल रहा था। वो यहाँ पर रहने के लिए तो कुछ भी करेगी। राजनंदिनी सोच रही थी कि उसको ख्याल आया, अरे यार, उसको तो बहन से बाहर जाने को ही नहीं मिलेगा, तो अपने लिए काम कहाँ ढूंढेगी, और ढूंढ भी लिया तो काम पर जाएगी कैसे? राजनंदिनी परेशान हो गई और अर्पिता जी से बोली, लेकिन आंटी, आपने मुझे कॉलेज के बाद घर से बाहर जाने को मना किया है। मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो काम कैसे करूंगी?
और बिना काम के मुझे कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा, तब तो मैं मात्र 300 रुपये भी आपको नहीं दे पाऊंगी। राजनंदिनी ने अर्पिता जी से कहा तो अर्पिता जी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें कहीं दूसरी जगह काम ढूंढने या करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर काम कर सकती हो। राजनंदी नासमझी से बोली, यहाँ पर काम? अर्पिता जी बोली, हाँ, तुम आज रात से इस महल की कुक हो, तुम्हें डेली रात में सबके लिए खाना बनाना होगा। आज से रात के खाने की छुट्टी तुम्हारी, और इस जॉब के साथ तुम इस घर में रह भी सकती हो। तो बताओ, डील मंजूर है? राजनंदिनी सोचने लगी, बस खाना बनाना और उसको इस घर में रहने को मिलेगा, पर उसको तो खाना बनाना ही नहीं आता, लेकिन इतना सस्ता कमरा उसको कहीं और मिलेगा भी नहीं। खाने का क्या है, वो बनाना सीख लेगी। राजनंदिनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, जी मुझे मंजूर है। अर्पिता जी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, तुम सर्वेंट के साथ पूरा महल देख लो, जो कमरा तुम्हें पसंद आए उसमें शिफ्ट हो जाओ। राजनंदिनी ने अपना सिर हिला दिया। अर्पिता जी ने सर्वेंट के साथ राजनंदिनी को भेज दिया और खुद विराट के रूम में आ गई। विराट कंपनी जाने के लिए रेडी हो रहा था। अर्पिता जी को अपने कमरे में देखकर विराट ने एक नजर उनको देखा, फिर अपनी वॉच पहनने लगा। अर्पिता जी ने गहरी सांस ली और बोली, राजनंदी अब इसी घर में रहेगी। विराट के दिल में धक सी हो गई और उसके हाथ से वॉच छूटकर नीचे गिर गई। अर्पिता जी विराट के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे पता है तुम उसके नाम की वजह से परेशान हो रहे हो, पर वो अच्छी लड़की है। विराट की आंखें गुस्से में लाल पड़ गई और वो चिढ़ते हुए बोला, मुझे लड़कियां पसंद नहीं, फिर भी आप उस लड़की को घर में ले आई। अर्पिता जी बोली, बेटा कोई उसको गलत जगह छोड़कर उसके पैसे लेकर भाग गया। तुम तो आजकल का माहौल जानते हो। मैं पास वाले मंदिर गई थी, वहीं बेचारी रोती मिली मुझे, मैं उसको अपने साथ ले आई। विराट गुस्से में बोला, घर लाने से अच्छा होता आप उसको कुछ पैसे देकर उसको जहां जाना था वहां छोड़ आती। अर्पिता जी बोली, बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी किसी का साथ भी जरूरी होता है, इसलिए मैंने उसको इस महल में किराए पर कमरा दे दिया है। अधिराज की आंखें और बड़ी हो गई और वो बोला, माँ ये हमारे दादा परदादा की विरासत है और आपने ऐसे ही किसी राह चलती लड़की को किराए पर कमरा दे दिया। अर्पिता जी बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं अब अकेले नहीं रह सकती, मुझे अब इस महल में कोई और भी चाहिए। विराट बोला, तो माँ हम आज बच्चे लाने वाले थे ना। अर्पिता जी गुस्से में बोली, इस हवेली में कोई बच्चा आएगा तो वो तुम्हारा अपना खून होगा, इस घर का वारिस, बाकी इस घर में कोई बच्चा नहीं आ सकता। विराट ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, आप उस राह चलती लड़की को रख सकती हैं, पर अनाथ बच्चों को नहीं। पता नहीं वो लड़की कौन है, कैसी है, उसका यहाँ आने का कोई मकसद तो नहीं। कुछ भी जाने बिना आपने उसको रेंट पर रख लिया, लेकिन उसकी जगह आप किसी मासूम अनाथ बच्चे को घर में नहीं रख सकती। माँ आप कब से ऐसे भेदभाव करने लगी? अर्पिता जी बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, पर तुम्हें फिर भी जो समझना हो समझ सकते हो। विराट गुस्से में बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, और मैं आपको भी एक बात बता दूं, इस घर में चाहे कोई बच्चा आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अर्पिता जी विराट को देखने लगी। विराट गुस्से में कमरे से बाहर जाते हुए बोला, मैं अभी उस लड़की को उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। अर्पिता जी की आंखें बड़ी हो गई और वो भी विराट के पीछे गई। विराट अपने रूम से बाहर आया था कि इत्तेफाक से उसको राजनंदिनी सामने से आती दिखी। विराट का गुस्सा और बढ़ गया और वो बड़े कदमों के साथ राजनंदिनी के पास पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। विराट की इतनी तेज आवाज सुनकर राजनंदिनी डर से चौंक गई और तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो विराट को डर से देखने लगी। विराट भी राजनंदिनी को डरा हुआ देखकर एकदम शांत पड़ गया। राजनंदिनी की आंखों में आंसू उसके दिल को आग के जैसे जला रहे थे। विराट फिर कुछ बोलने की सुध में नहीं रहा। अर्पिता जी भी विराट को शांत देखकर कुछ दूरी पर ही रुक गई। राजनंदिनी डरी हुई सी विराट को देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बस होंठ फड़फड़ा रहे थे, मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। विराट ने राजनंदिनी को डरा देखा तो अपने आप को शांत करते हुए आराम से बोला,
तुम यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ से चले जाओ। इस महल में कमरा किराए पर देने के लिए नहीं है। विराट की नॉर्मल आवाज सुनकर राजनंदिनी की आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सोचने लगी, विराट क्या अभी किसी और पर चिल्ला रहा था? क्योंकि अभी तो विराट उससे कितने आराम से बात कर रहा है। राजनंदिनी को इंग्लिश थोड़ी कम समझ आती थी, इसलिए विराट ने अभी उसको इंग्लिश में क्या बोला उसको कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से वो डर गई तो उसको और कुछ समझ नहीं आया। पर बाद में विराट ने हिंदी में बोला तो राजनंदिनी को ये भी नहीं समझ में आया कि विराट उसको घर से जाने को बोल क्यों रहा है, क्योंकि अर्पिता जी ने खुद उसको घर में रहने के लिए कहा। फिर राजनंदिनी को लगा कहीं उसने विराट को चोर बोला, इसलिए तो विराट उसको घर से जाने के लिए तो नहीं बोल रहा। सोचते हुए राजनंदिनी मासूमियत से विराट से बोली, पर क्यों? विराट ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, ये मेरा घर है और यहाँ मुझे किसी के सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। राजनंदिनी फिर मासूमियत से बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें चोर समझा। तुम इसीलिए मुझे अपने घर से जाने को बोल रहे हो ना? तो माफ कर दो, हो जाता है कभी कभी हम सामने वाले को गलत समझ लेते हैं। विराट नंदिनी की बातों को इग्नोर करते हुए पलटा और सर्वेंट से बोला, मैडम को बाहर का रास्ता दिखा दो। राजनंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो फिर सोचने लगी, अगर वो यहाँ से गई तो उसको दूसरी जगह इतने सस्ते में कमरा कहीं नहीं मिलेगा। ऊपर से अभी तो उसके पास बस चिल्लर है, उसमें तो सस्ता छोड़ो कोई अपना कमरा देखने तक को नहीं देगा। इसलिए राजनंदिनी ने सोचा वो विराट से माफी मांग लेगी। राजनंदिनी भागकर विराट के सामने आई और बोली, देखो प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। विराट रुक गया और वो राजनंदिनी को देखने लगा। राजनंदिनी आगे बोली, तुम निकाल दोगे तो मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊंगी? राजनंदिनी की बात सुनकर विराट ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। राजनंदिनी विराट को देखकर बोली, अरे मतलब गरीब औरत। विराट की आईब्रो और तन गई। उसने राजनंदिनी को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा। राजनंदिनी कहाँ से औरत वाली कैटेगरी में आती थी? उसको देखकर तो कोई भी बोल देगा वो अभी स्कूल जाती होगी। विराट को देखकर राजनंदिनी ने मुंह बना लिया और बोली, यार औरत आदमी लड़की लड़का क्या फर्क पड़ता है? तुम गरीब पर ध्यान दो ना। देखो मैं कितनी गरीब हूँ। देखो गरीबी में मैंने कुर्ती के नीचे फटी जीन्स पहनी है। मेरे पास लेगी तक खरीदने के पैसे नहीं है। फटी जीन्स से काम चलाना पड़ रहा है। बोलते हुए राजनंदिनी अपना पैर उठाकर विराट को घुटने से अपनी फटी जीन्स दिखाने लगी। विराट घूर कर राजनंदिनी को देखने लगा। थोड़ी दूर पर खड़ी अर्पिता जी राजनंदिनी की हरकतें देखकर मुस्कुराने लगी। राजनंदिनी एक पैर की लंगड़ी बनाए खड़ी इधर उधर डोलते हुए विराट से बोल रही थी, देखो देखो ना। पर वो एक बार ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और गिरने लगी। विराट ने तुरंत उसको पकड़ लिया और तेज आवाज में घबराहट से बोला, आराम से खड़ी नहीं हो सकती, अभी गिर जाओगी तब। राजनंदिनी फिर चौंक गई, लेकिन इस बार उसको रोना नहीं आया। वह बस एकटक विराट को देख रही थी। विराट को समझ आया उसने क्या किया तो उसने तुरंत राजनंदिनी को छोड़ दिया और उससे 2 कदम दूर हो गया और फिर आराम से बोला, ठीक से खड़ी रहो। राजनंदिनी को विराट कुछ समझ नहीं आया। विराट को बीच बीच में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं क्या जो वो चिल्लाने लगता है? पर उसको क्या, उसको तो बस इस घर में रहने से मतलब है। बाकी विराट को मिर्गी के दौरे पड़े या कबूतर के, उसको क्या लेना देना। इसलिए राजनंदिनी अपने पलकें फड़फड़ाते हुए मासूमियत से बोली, देखा मैं कितनी गरीब हूँ, ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही, तो इस गरीब को अपनी इस अमीर खाने में एक छोटा सा कमरा दे दो। विराट राजनंदिनी को देखने लगा। उसको राजनंदिनी किसी खरगोश के बच्चे जैसी लग रही थी जो गाजर पाने के लिए अपनी सारी चालाकी आजमा रहा हो। विराट को कहीं खोया देखकर राजनंदिनी खरगोश के जैसे उछलकर विराट के पास आई और बोली, प्लीज प्लीज इस गरीब पर तरस खाओ, तुम मुझे एक कमरा दोगे, भगवान तुम्हें 10 देगा। विराट हैरानी से राजनंदिनी को देख रहा था। राजनंदिनी ने अपनी जीन्स की पॉकेट से चिल्लर निकाले और विराट के हाथ में रखते हुए बोली, 100 रुपए होंगे, तुम अभी इससे काम चला लो, 200 बाद में दे दूंगी, ये एडवांस समझकर रख लो। विराट की आंखें और बड़ी हो गई।
पास में खड़ा सर्वेंट भी हैरानी से राजनंदिनी को देख रहा था। अभी तक उसकी राजनंदिनी से अच्छी पहचान हो गई थी और अब उसको राजनंदिनी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो विराट को अच्छे से जानता था। विराट का गुस्सा कैसा है, वो भी एक लड़की को लेकर। राजनंदिनी ने विराट के हाथों में चुन्नट दिए तो विराट हैरानी से राजनंदिनी को देखने लगा। राजनंदिनी फिर मासूमियत से बोली, तो फिर मैं पक्का समझूं? विराट ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो राजनंदिनी बोली, अरे रिश्ता पक्का नहीं, इस हवेली में कमरा, क्या मैं पक्का समझूं? विराट सीरियस हो गया और सर्वेंट के हाथ में चिल्लर देते हुए बोला, इसमें जितना मैडम को जरूरत हो उससे कहीं ज्यादा पैसे मिला कर दो और मैडम को जहां जाना हो छोड़ आओ। राजनंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। विराट ने एक नजर राजनंदिनी को देखा, फिर उसके बगल से निकल कर जाने लगा तो राजनंदिनी उसके पीछे चलते हुए बोली, मुझे पैसे नहीं, कमरा चाहिए। विराट बोला, यहाँ कमरा किराए पर नहीं दिया जाता। राजनंदिनी मुंह बनाकर बोली, पर दिक्कत क्या है, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। विराट उसे देखकर बोला, तुम इस घर में रहोगी तब परेशान करोगी ना? राजनंदिनी ने पूछा, पर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? विराट चिढ़कर बोला, तुम्हारा नाम प्रॉब्लम है, जान लिया, अब जाओ। राजनंदिनी ने मुंह बना लिया और बोली, पर मेरे नाम में क्या खराबी है? विराट उससे पीछे छुड़ाने के लिए बोला, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पसंद, अब प्लीज जाओ यहाँ से, वरना मुझे तुम्हें धक्के मारकर निकलवाना पड़ेगा। बोलकर विराट फिर जाने लगा। राजनंदिनी ने कुछ सोचा और उछलकर विराट के सामने आकर खड़ी हो गई। विराट फिर शौक में राजनंदिनी को देखने लगा। राजनंदिनी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम नहीं पसंद तो मैं अपना नाम बदल लेती हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? सीना, मीना, चीना, स्वीटी, ब्यूटी, मुझे कुछ भी चलेगा, नाम में क्या रखा है? विराट शौक में राजनंदिनी को देख रहा था। एकदम से राजनंदिनी ने विराट का हाथ पकड़ लिया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखो अब तो मैंने नाम भी बदल लिया, अब मुझे इस घर में रहने दो। राजनंदिनी के हाथ पकड़ते ही विराट एक अलग ख्याल में खो गया। विराट कुछ बोला नहीं तो राजनंदिनी उछलते हुए बोली, थैंक यू, तुमने मुझे इस घर में रहने की अनुमति दे दी, अब मैं जल्दी से कमरा देख लेती हूँ, फिर कॉलेज भी फॉर्म लेने जाना है। इतना बोलकर राजनंदिनी ने विराट का हाथ छोड़ा और सर्वेंट के पास आकर बोली, अंकल जी अब जल्दी जल्दी सारे कमरे दिखा दीजिए। विराट इतनी देर से शांत खड़ा था तो सर्वेंट ने दूर खड़ी अर्पिता जी की तरफ देखा। अर्पिता जी ने इशारे से उनको मंजूरी दे दी। सर्वेंट फिर राजनंदिनी के साथ चल गया। विराट वहीं बुत बना खड़ा किसी सोच में डूबा था। अर्पिता जी विराट के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? विराट अपनी सुध में आया और अर्पिता जी की तरफ देखने लगा। विराट की आंखों में हल्की नमी थी। अर्पिता जी परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? विराट कुछ नहीं बोला और सीधा बाहर की तरफ चला गया। अर्पिता जी परेशान सी बस विराट को देखती रह गई। कुछ समय बाद राजनंदिनी ने अपने लिए एक कमरा पसंद कर लिया और उसमें अपना सामान रखकर कॉलेज के लिए निकल गई। राजनंदिनी कॉलेज पहुंची और गाड़ी से बाहर निकलकर ड्राइवर को जाने के लिए बोलने लगी, पर ड्राइवर ने मना कर दिया। राजनंदिनी ने भी उससे ज्यादा बहस नहीं की और कॉलेज के अंदर जाने लगी। लेकिन कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठा इंसान राजनंदिनी को कॉलेज के अंदर जाते देख रहा था। थोड़ी देर में राजनंदिनी परेशान से बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। राजनंदिनी की गाड़ी आगे बढ़ गई तो वो दूसरी गाड़ी भी उसका पीछा करने लगी। थोड़ी देर में राजनंदिनी महल आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। वो बहुत परेशान थी, इसलिए उसने अर्पिता जी कहाँ है ये तक नहीं देखा। रात को अर्पिता जी बैठी राजनंदिनी के कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर से उनको पता चल गया था कि राजनंदिनी घर आ चुकी है और कुछ परेशान है। अर्पिता जी को लगा तुरंत राजनंदिनी से जाकर पूछना उसको क्या हुआ सही नहीं है, इसलिए वो दोपहर से इंतजार कर रही थी। लेकिन दोपहर से रात हो गई, राजनंदिनी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। कुछ समय में विराट भी घर आ गया और सभी खाने के लिए बैठ गए, पर विराट की नजरें राजनंदिनी को ढूंढ रही थी। लेकिन वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि राजनंदिनी कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही। अर्पिता जी ने विराट की नजरें पड़ी और बोली, राजनंदिनी अपने कमरे में है,
कुछ परेशान है, जब से कॉलेज से आई है तब से कमरे में ही है। उसने कुछ खाया भी नहीं। विराट खाना खाते हुए बोला। तो आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो परेशान रही है, भूखी मर जाए, वो उसकी प्रॉब्लम है। अर्पिता जी ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन विराट का अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो बीच में ही खाना छोड़कर चला गया। अर्पिता जी ने गहरे सांस ली और अपने मन में बोली, लगता है मैंने राजनंदिनी को यहाँ रोककर कुछ गलत नहीं किया। कुछ तो है इस बच्ची में, जो तुम इतना शांत हो। विराट अपने कमरे में आया तो उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसको रह रह कर राजनंदिनी का ख्याल ही आ रहा था। विराट अब और राजनंदिनी के बारे में नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए अपने दूसरे रूम में आया। लेकिन जब उसने डोर ओपन किया तो डोर अंदर से लॉक था। विराट के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो तुरंत दूसरी चाबी लेकर आया और डोर ओपन करके अंदर आया तो रूम में अंधेरा था, पर हल्की रोशनी से बेड पर कोई लेटा हुआ फील हो रहा था। विराट गुस्से में तिल मिलाया हुआ बेड के पास आया और ब्लैंकेट हटाकर देखा कि कौन है, तो उसको बस काले काले बाल दिखे। विराट अचानक से डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। इस कमरे में अक्सर विराट सोते हुए डर जाता है। विराट की चीख सुनकर राजनंदिनी भी उठ गई, पर विराट को अपने कमरे में देखकर वो भी शॉक हो गई थी। लेकिन वो विराट से कुछ पूछती उससे पहले उसका ध्यान विराट के डरे चेहरे पर गया। विराट घबराया हुआ राजनंदिनी को देख रहा था। राजनंदिनी के बाल अभी भी उसके चेहरे पर थे। उसे एक शैतानी सूझी और वो अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अपनी आवाज को बदलकर विराट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हें मारने आई हूँ, तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी। बोलते हुए राजनंदिनी विराट के सामने आकर खड़ी हो गई और भूत जैसी एक्टिंग करने लगी। विराट पहले अचानक से कुछ सोचते हुए चौंक गया था, पर अभी वो अच्छे से जानता था ये राजनंदिनी है, इसलिए उसने गुस्से में बिना सोचे समझे राजनंदिनी के चांटा जड़ दिया। राजनंदिनी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और अपने बालों को पीछे करके अपने गाल पर हाथ रखकर विराट को देखने लगी। विराट गुस्से में बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किसने परमिशन दी तुम्हें इस कमरे में कदम भी रखने की? राजनंदिनी फिर विराट की तेज आवाज से डर गई थी और जमीन पर भी रोने सी शक्ल लिए बैठी उसको देख रही थी। विराट को समझ आया उसने गुस्से में क्या किया, तो नीचे बैठा और बोला, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें मारना नहीं था, अपने आप हो गया। राजनंदिनी रोनी सी सूरत लिए भरे गले से बोली, इरादा नहीं था तो इतनी जोर से मारा? जब सच में इरादा बनाकर मारोगे तो मुझे लगता है सीधा जान से ही मार दोगे। राजनंदिनी की बात विराट को फिर गुस्सा दिला गई और वो राजनंदिनी की दोनों बाजू पकड़कर गुस्से में बोला, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुमको जान से मार सकता हूँ? राजनंदिनी और डर गई और हकलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हें भूत प्रेत आते हैं क्या? अरे भैया कोई बचाओ मुझे इस भूतिया आदमी से। राजनंदिनी की बातें सुनकर विराट ने अपने आप को नॉर्मल किया और राजनंदिनी को उठाकर खड़ा किया और बोला, तुम इस रूम में क्या कर रही हो? राजनंदिनी डरते हुए बोली, ये मेरा कमरा है। विराट गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, किसने तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन दी? राजनंदिनी ने जवाब दिया, आंटी जी ने कहा तुम्हें जो कमरा पसंद आए तुम वहां रह सकती हो, तो मुझे ये कमरा पसंद आया। विराट चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें किसी ने बताया नहीं ये मेरा रूम है? राजनंदिनी अपना सिर खुजलाते हुए बोली, पर तुम्हारा तो वो सामने वाला कमरा है ना? विराट बोला, ये मेरा घर है और यहाँ मेरे कितने भी रूम हो सकते हैं। राजनंदिनी कमरे को देखकर बोली, पर मैं तो इस कमरे में शिफ्ट भी हो चुकी हूँ, तुमने तो तमाचा भी मार लिया, अब रह लेने तो ना इस कमरे में। मैं कौन सा यहाँ अपनी समाधि स्थल बनाने वाली हूँ, कुछ दिन रहूंगी फिर चली जाऊंगी। विराट ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसको राजनंदिनी की इस रूम में रहने की बात पर गुस्सा आ रहा था या फिर उसके जाने की बात पर, उसको खुद नहीं पता था, पर उसको गुस्सा तो इतना आ रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन वो फिर से राजनंदिनी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए शांत था। राजनंदिनी विराट को शांत देखकर बोली, तो मैं यहीं इसी कमरे में रुक जाऊं? विराट ने गहरी सांस भरी और बोला, अपना बोर या बिस्तर उठाओ और दूसरे कमरे में शिफ्ट हो।
अब गलती से भी इस रूम या इसके आसपास भी मत दिख जाना। राजनंदिनी अपनी नाक सुकोड़ते हुए बोली। क्यों, तुम यहाँ भूत के साथ लुका छुपी खेलते हो क्या? तभी भूत जैसे हो, विराट चिढ़ते हुए बोला। अपना मुंह कम खोला करो, वरना तुम्हें भूत बनाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना बोलकर विराट जाते हुए बोला। तुरंत रूम खाली कर दो, तुम्हारा एक सामान भी मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। राजनंदिनी ने मुंह बना लिया और उसके दिमाग में कुछ आया और वो विराट को रोकते हुए बोली। सुनिए। विराट के कदम रुक गए। उसके दिल में एक अलग सी टीस उठने लगी। विराट को रुका देखकर राजनंदिनी विराट के सामने आई और बोली। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? विराट ने अपनी आंखें छोटी कर ली। राजनंदिनी फिर बोली। बताओ ना, किस कॉलेज में पढ़ते हो? विराट गहरी सांस लेकर बोला। मेरा कॉलेज फिनिश हो चुका। राजनंदिनी शौक में चिल्लाते हुए बोली। क्या? विराट चिढ़ते हुए बोला। चिल्ला क्यों रही हो? राजनंदिनी शौक में बोली। अरे, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे। विराट चिढ़कर बोला। अपना लगना अपने पास रखो। राजनंदिनी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली। अरे नहीं यार, सच में तुम कॉलेज जाते हो ऐसा लगता है, पर कहना पड़ेगा, क्या मेंटेन किया है तुमने अपने आप को? वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? विराट गुस्से में राजनंदिनी को देखने लगा तो राजनंदिनी मासूमियत से बोली। अरे बोलो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। विराट चिढ़कर बोला। 25। राजनंदिनी हंसी और बोली। ओहो, तुम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने की कगार पर आ गए। विराट गुस्से में राजनंदिनी को देख रहा था तो राजनंदिनी हंसते हुए बोली। अरे गुस्सा मत हो, मैं सही बोल रही हूँ। देखो, 1 से 14 तक बचपना, 14 से 25 तक जवानी और 25 के बाद बुढ़ापा शुरू, फिर 25 से 50 तक बुढ़ापा और फिर उसके बाद मौत आने का इंतजार। विराट गुस्से में बोला। अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम सीधा मौत के पास दिखाई दोगी। राजनंदिनी बोली। अरे नहीं, मैं चीटिंग नहीं करती, मैं अभी जवानी के दौर में हूँ, कम से कम अपनी जवानी तो पूरी जी के जाऊंगी। विराट ने अपना सिर ना में हिलाया और वहां से जाते हुए अपने आप से ही बोला। मैं भी कहाँ माथा फोड़ रहा हूँ। विराट ने धीरे से बोला था, पर राजनंदिनी उसके पीछे ही चल रही थी, इसलिए उसने विराट की बात सुन ली थी और अपना मुंह बना लिया। विराट डोर के पास आया और डोर ओपन करने के लिए रुका। वैसे ही राजनंदिनी विराट से टकरा गई। विराट की आंखें बड़ी हो गई और वो पलटकर राजनंदिनी को देखने लगा। राजनंदिनी खड़ी गंदा सा मुंह बनाए अपनी नाक रब कर रही थी। विराट राजनंदिनी को घूरते हुए बोला। तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो? राजनंदिनी ने विराट को देखा और बोली। अब मुझे तुमसे काम है तो तुम्हारे पीछे ही चलना पड़ेगा ना। आगे चलूंगी तो बोलोगे घमंड दिखा रही है, या फिर तुमको ऑर्डर दे रही हूँ। विराट चिढ़ते हुए बोला। तुम क्या बोलती रहती हो? राजनंदिनी बोली। रुको, समझाती हूँ। इतना बोलकर राजनंदिनी भाग कर आई। पहले लाइट ऑन की, फिर टेबल पर रखे बैग से फॉर्म लेकर विराट के पास आई और उसके सामने फॉर्म करते हुए बोली। ये मेरा फॉर्म भर दोगे? विराट ने अपनी आंखें छोटी कर दी और बोला। क्यों, तुमने अपने हाथ कहीं किराए पर दे रखे हैं? राजनंदिनी ने उदास सा मुंह बना लिया और बेचारगी से बोली। यह फॉर्म इंग्लिश में है और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। जब समझ ही नहीं आ रहा इसमें लिखा क्या है तो भरो क्या? विराट राजनंदिनी को देखने लगा। राजनंदिनी फिर बेचारगी से बोली। हमारे अनाथ आश्रम में कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ाता था और बाहर स्कूल में भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। ऊपर से मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। सोचा तो सब्जेक्ट हिंदी है तो फॉर्म भी हिंदी में भरना पड़ेगा, पर यहाँ तो चोट हो गई मेरे साथ। ऊपर से अनाथ आश्रम की तरफ से स्कॉलर पर मुझे सीट मिली है और कल ही आखिरी दिन है फॉर्म जमा करने का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा किससे हेल्प लूं। कॉलेज में किसी से हेल्प लेती तो सब मुझे गंवार समझते और 3 साल मुझे परेशान करते। पर इंग्लिश ना आना गंवार होना थोड़ी ना होता है। पर तुम अच्छे लगते हो। विराट जो शांति से राजनंदिनी की बात सुन रहा था, उसने अपनी आईब्रो जोड़ ली। राजनंदिनी जल्दी से बोली। अरे अच्छे मतलब पढ़े लिखे अच्छे इंसान लगते हो, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे और मेरी हेल्प भी कर दोगे, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मदद ले लूं। विराट ने गहरी सांस ली और टेबल के पास जाने लगा।
राजनंदिनी आंखें छोटी करके उसको देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले विराट ने टेबल से पेन उठाया और बोला, तुम्हारा नाम? राजनंदिनी मुंह बनाकर विराट को देखते हुए बोली, सुबह तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं था, अब मेरा नाम पूछ रहे हो? विराट ने राजनंदिनी को घूर कर देखा और उसके सिर पर पेन मारते हुए बोला, दिमाग की जगह पर भूसा भरा है क्या? फॉर्म भरने के लिए नाम पूछ रहा हूँ। बाकी का फॉर्म नहीं भर पा रही थी, पर अपना नाम और एड्रेस तो भर सकती थी। इतना तो पढ़ना आता ही होगा। राजनंदिनी अपना सिर सहलाते हुए मुंह टेढ़ा करके बोली, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हें जब मेरा नाम ही नहीं पता तो सुबह ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं, इसलिए मुझे घर में नहीं रहने दोगे? विराट ने उसे घूर कर देखा। इस लड़की का ऊपर का माला खाली है क्या? आज तक उसने ऐसा नमूना नहीं देखा था। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। विराट गुस्से में पेन और फॉर्म टेबल पर रखते हुए बोला, तुम्हें भर लो, नहीं तो अपने जैसे किसी दिमाग वाले से भरवा लो, वरना आज तुम्हारे सवालों से मेरे हाथों तुम्हारा सिर फूटना पक्का है। राजनंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। विराट पलटकर जाने लगा तो राजनंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फटाक से घूमकर उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, प्लीज प्लीज कर दो ना, डूब दो को बस अब तुम्हारा ही सहारा है। विराट ने राजनंदिनी की मासूम सी शक्ल देखकर एक गहरी सांस ली और पलटकर फॉर्म और पेन उठा लिया। राजनंदिनी मुस्कुरा दी और बोली, मेरा नाम राजनंदिनी। विराट अपनी आंखें एक सेकंड को भींचते हुए बोला, सरनेम क्या है तुम्हारा? इस सवाल पर राजनंदिनी सीरियस हो गई और बोली, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, मेरा कोई सरनेम नहीं है। विराट भी सीरियस होते हुए बोला, सॉरी। राजनंदिनी हंसी और बोली, चिल मारो यार, मुझे बुरा नहीं लगता, सबके माँ पापा होते हैं, मेरे भी होंगे, बस मुझे उनके बारे में नहीं पता, उसके लिए इतना लोड क्यों लेना? विराट राजनंदिनी को ध्यान से देख रहा था। राजनंदिनी के चेहरे पर उसके माँ पापा ना होने का कोई गम नहीं था। इस बार विराट ने फिर कुछ नहीं कहा और सारा फॉर्म भरने लगा। राजनंदिनी उसके पास में खड़ी फॉर्म में ही नजरें गड़ाई थी कि विराट लिख क्या रहा है। विराट फिर बोला, तुम्हारी डॉब क्या है? राजनंदिनी मुंह बनाकर बोली, क्या बीबी? विराट फिर घूर कर राजनंदिनी को देखने लगा तो राजनंदिनी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हो? नहीं पता तो क्या सूली पर चढ़ जाऊं? विराट गहरी सांस छोड़कर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? राजनंदिनी अपने होंठ गोल करते हुए बोली, ओह बर्थडे डिटेल। विराट ने अपनी आंखें छोटी कर ली। राजनंदिनी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, अरे तो सीधा सीधा पूछो ना, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब होता है? ऐसे बीबी पूछोगे तो कैसे समझ आएगा मुझे? विराट चिढ़कर बोला, इसको बीबी नहीं डॉब बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ। राजनंदिनी मुंह बनाकर बोली, अरे हाँ वही डेट ऑफ एबीसी, क्या फर्क पड़ता है, तुम समझ गए ना? विराट ने अपना सिर झटका और चिढ़कर बोला, अब बोलो कि क्या है तुम्हारा हैप्पी बर्थडे डेट? यह सुनकर राजनंदिनी मुस्कुरा दी और अपनी बर्थडे डेट बताई तो विराट शौक हो गया और हैरानी से राजनंदिनी को देखने लगा। राजनंदिनी विराट को देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, लिखो। पर विराट अब कुछ लिखने की कंडीशन में नहीं बचा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजनंदिनी ने विराट के हाथ कांपते देखे तो बोली, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें फिर से भूत आ रहे हैं क्या? विराट ने अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन उसके हाथ में फॉर्म वाला पेपर था इसलिए वो भी मुड़ गया। अपना फॉर्म मुड़ा देखकर राजनंदिनी चीख पड़ी और बोली, अरे भूत, ये क्या कर रहे हो, लास्ट फॉर्म था, अगर ये फटा तो मेरी पूरी जिंदगी फटी चाय की जैसी हो जाएगी। विराट कुछ नहीं बोला और अपने हाथ में पकड़ा पेपर वहीं छोड़कर जल्दी से रूम से बाहर चला गया। राजनंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से नीचे झुककर जमीन से अपना मुड़ा हुआ फॉर्म उठाया, उसको सीधा करके देखा तो वो बीच से फट गया था। राजनंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और वो भरे गले से बोली, ये सच में भूत है, अब मैं क्या करूंगी, इतनी मेहनत के बाद एक सीट मिली थी वो भी इस भूत ने छीन ली, हाय लगेगी इसको मेरी। और ये कहकर राजनंदिनी रोने लगी। आगे क्या होगा
आखिर क्या राज है राज नंदिनी की जन्मतिथि में? क्या राज नंदिनी को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? कौन है जो राज नंदिनी का पीछा कर रहा है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।